हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी। सर्वप्रथम आप सबों को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आइए नए सेशन में आप लोगों का स्वागत है। सेशन 2026-27 संकल्प एकेडमी के द्वारा आप लोगों को सारे विषयों की शिक्षा दी जाएगी, एजुकेशन दी जाएगी। आप इस चैनल पर बने रहें। तो ये सबसे पहले लेसन प्लान हम लोग तैयार करते हैं। साइंस का लेसन प्लान सबसे पहले हम लोग तैयार करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि साइंस में है क्या क्या। ध्यान दीजिएगा, ये जो हम वीडियो बना रहे हैं वो जैक बोर्ड वालों के लिए है। सीबीएसई वालों के लिए अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप सभी देखिएगा। साइंस में जैक बोर्ड वालों के लिए लेसन प्लान किस तरह से तैयार किया जाए। तो अगर हम एनसीईआरटी बुक खोलते हैं तो फिजिक्स में आप सबों को जो चैप्टर पढ़ना है, सबसे पहला चैप्टर है प्रकाश, लाइट। इसमें दो पार्ट हम लोगों को पढ़ना है, एक परावर्तन और दूसरा अपवर्तन। परावर्तन तथा अपवर्तन। ध्यान दीजिएगा, हम एक एक चीज, एक एक टॉपिक आपको बताएंगे कि किस तरह से तैयारी करना है हम लोगों को, तब चैप्टर स्टार्ट हम करेंगे। दूसरा नंबर चैप्टर फिजिक्स में मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। रंग बिरंगा संसार, ठीक है। तीसरा नंबर चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है विद्युत। चौथा नंबर चैप्टर हम लोगों को इसमें पढ़ना है वो है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव, ये 4 चैप्टर आपका अभी प्रेजेंट में सिलेबस में है। अब हम चर्चा करेंगे कि प्रकाश में क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम उठाएंगे, प्रकाश क्या है ना। प्रकाश क्या है, उसके बाद प्रकाश के अंदर हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल, किरण पुंज, दीप्त व अदीप्त पिंड, है ना। ये सभी छोटी मोटी जानकारियां हम लोग लेंगे, इन सबों के बारे में हम लोग जानेंगे, है ना, क्योंकि कभी कभार इससे भी बड़ा अच्छा प्रश्न पूछ देता है। उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, इस विषय पर चर्चा करेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ने के पश्चात हम लोग आगे चले जाएंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम लोग किन किन चीजों की जानकारी लेंगे। परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, दर्पण, दर्पण के बाद हम लोग बिंब, प्रतिबिंब, इसके विषय में पढ़ेंगे, है ना। दर्पण के प्रकार पढ़ेंगे, दर्पण के प्रकार, है ना। और
ये तो शुरुआती हम पढ़ लेंगे, परावर्तन का नियम पढ़ेंगे, दर्पण पढ़ लेंगे, बिंब प्रतिबिंब पढ़ लेंगे, दर्पण के प्रकार पढ़ लेंगे। और दर्पण के प्रकार में जब हम दो दर्पणों को पढ़ेंगे, एक अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। लेकिन इन सबों से पहले हम पढ़ेंगे समतल दर्पण। समतल दर्पण है ना, समतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले, उसके बाद अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में। ये दोनों गोलीय दर्पण का एग्जांपल है, स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण है ना। उसके बाद हम लोग इसका विस्तार पढ़ेंगे, प्रतिबिंब का विस्तृत वर्णन। किसका? प्रतिबिंब का विस्तृत वर्णन। विस्तृत वर्णन कहने का मतलब क्या है कि इसमें पढ़ेंगे प्रतिबिंब की परिभाषा, प्रतिबिंब की परिभाषा, प्रतिबिंब के प्रकार, प्रतिबिंब के प्रकार। तत्पश्चात हम लोग जब अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे तो अवतल दर्पण विभिन्न दूरियां, अवतल दर्पण की विभिन्न दूरियों के बारे में पढ़ेंगे। सेम इसमें भी उत्तल दर्पण की विभिन्न दूरियों के बारे में पढ़ेंगे। और हम जानेंगे प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना किसमें? दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। कि इसमें यही जानेंगे कि कौन सी वस्तु किस स्थिति पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। अवतल दर्पण में विभिन्न दूरियों में हम लोग क्या पढ़ेंगे? ध्रुव के बारे में, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, मुख्य फोकस इत्यादि के बारे में, है ना। और तब हम लोग जानेंगे कि किस स्थिति पर, किस स्थिति पर वस्तु को रखने पर प्रतिबिंब कहां बनता है, प्रतिबिंब कहां बनता है और प्रतिबिंब होता कैसा है, प्रतिबिंब कैसा होता है, कैसा होता है, इन सबों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तत्पश्चात हम लोग जानेंगे कार्तीय चिन्ह परिपाटी, कार्तीय चिन्ह परिपाटी। कार्तीय चिन्ह परिपाटी का मतलब क्या होता है कि दर्पण के सामने किसी भी वस्तु को जब हम रखते हैं तो अंक गणितीय मान निकालना पड़ता है। तो अंक गणितीय मान निकालने के लिए हम क्या लेंगे? प्लस लेंगे, माइनस लेंगे, क्या लेंगे, कैसे करके, किसमें प्लस लेना है, किसमें माइनस लेना है, इन सभी तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, है ना। इसके पश्चात हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे और दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र जो कि होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये दोनों दर्पणों के लिए हम लोग प्रूव करेंगे, इसको प्रूव करेंगे, है ना। और इससे जितने भी मैथमेटिकल क्वेश्चन होंगे उन सारे मैथमेटिकल क्वेश्चन को हम लोग डील करते जाएंगे। एनसीईआरटी और एनसीईआरटी से बाहर के भी प्रश्नों को जो कंपटीशन वगैरह में पूछता है उन सभी प्रश्नों को हम साथ में लेंगे और साथ में मिला करके और उसको यहां पे रिवाइज करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे, ताकि एक भी क्वेश्चन कहीं आपको छूट ना जाए, कहीं भी छूटे नहीं, कोई क्वेश्चन आपके माइंड से बाहर ना हो,
इसकी तैयारी हम लोग करेंगे दर्पण सूत्र के अंतर्गत। दर्पण सूत्र के बाद नंबर आता है आवर्धन। आवर्धन, मैग्निफिकेशन जिसको बोलते हैं, आवर्धन। आवर्धन को हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे आवर्धन का मान, आवर्धन का मान ऋणात्मक हो, ऋणात्मक हो तो क्या होगा, और धनात्मक हो तो क्या होगा। तो क्या होगा, कहने का मतलब आवर्धन के मान का, आपका आवर्धन के मान का मतलब वैल्यू जो है वो डिपेंड करता है, दर्पण सूत्र से रिलेटेड होता है। उसकी आकृति निकालने के लिए, साइज वगैरह ज्ञात करने के लिए हम लोगों को आवर्धन का मान निकालना होता है। तो हम जानेंगे कि आवर्धन का मान अगर ऋणात्मक होगा तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, और आवर्धन का मान अगर धनात्मक होगा तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। इन सबों के बारे में हम लोग जानेंगे। तत्पश्चात इससे आगे बढ़ेंगे हम एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन, एनसीईआरटी के सभी प्रश्न, जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, वो भी बिल्कुल डिटेल में। आपको कहीं और किसी और प्लेटफॉर्म पर जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं दूंगा, सारा चीज दूंगा, 100% गारंटी के साथ दूंगा। एनसीईआरटी के सभी प्रश्नों का जवाब हम देंगे। इसके अलावा उस पर विस्तृत चर्चा होगी। इसके अलावा पिछले कई वर्षों में पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी। हम उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद मतलब आप लोगों को ऐसा माइंड में डाल दिया जाएगा कि आप उसको चाहकर भी नहीं भूल सकते। ध्यान देने वाली बात है। अब चूंकि यहां देखिए, इसका एक पार्ट इतना होता है, ये परावर्तन के अंदर आ जाता है। इसके अंदर ये डिटेल्स जो है वो परावर्तन के अंदर है। अब इसका दूसरा पार्ट जब अपवर्तन आता है ना, रिफ्रैक्शन, अपवर्तन, इसका दूसरा पार्ट है। क्योंकि हम इसमें समझाएंगे कि जो परावर्तन होता है वो आपका दर्पण में होता है। अपारदर्शी पिंड जो होता है वो दर्पण होता है, लेकिन अपवर्तन की क्रिया जो होती है वो पारदर्शी पिंडों में होती है ना। अपवर्तन की क्रिया पारदर्शी पदार्थों में होती है। तो सबसे पहले हम लोग चालू करेंगे परिभाषा से। परिभाषा जानने के पश्चात इसमें बहुत सारी स्थितियां बनती है। वायुमंडलीय अपवर्तन है ना। इसमें बहुत सारा दृष्टिभ्रम होता है हमारे अगल बगल में। उन सभी दृष्टिभ्रम के बारे में जानेंगे। इसके अलावा हम आगे बढ़ेंगे तो अपवर्तन के नियम को पढ़ेंगे। अपवर्तन के नियम, रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के नियम के बारे में पढ़ेंगे। अब अपवर्तन के नियम के बारे में पढ़ने के पश्चात हम लोग चले जाएंगे लेंस में। इसमें लेंस में गोलीय लेंस है ना। और लेंस का प्रकार फिर हो जाता है कितना, 2 प्रकार होता है। एक उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। इसमें भी सेम वही कंडीशन है कि उत्तल लेंस की विभिन्न स्थितियों के बारे में पढ़ेंगे। वही इसमें ध्रुव होता है, उसमें प्रकाशिक केंद्र होता है। उसमें क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र। इसमें वक्रता त्रिज्या होता है, उसमें भी वक्रता त्रिज्या होता है। इसमें वक्रता केंद्र होता है। दर्पण में, लेंस में भी वक्रता केंद्र होता है।
इसके अलावा उसमें भी वही पढ़ेंगे कि प्रतिबिंब वस्तु को किस स्थिति में रखा जाए और प्रतिबिंब किस स्थिति पर बनेगा और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, उन सबों के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। और लास्ट में फिर वही आ जाता है लेंस सूत्र। जिस तरह से हम लोग दर्पण में दर्पण सूत्र पढ़े थे, तो लेंस में लेंस सूत्र पढ़ेंगे। और लेंस सूत्र क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, है ना। इसके विषय में जानकारी हम लोग लेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी मैथमेटिकल क्वेश्चन होंगे उन सभी क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। इसके बाद जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे आवर्धन निकाला, मैग्निफिकेशन निकाला, हालांकि मैग्निफिकेशन तो इसमें भी निकालनी होती है, क्योंकि प्रतिबिंब की प्रकृति तभी निकलेगी जब मैग्निफिकेशन निकालेंगे। प्रतिबिंब की प्रकृति हम तभी ज्ञात कर सकते हैं जब उसका मैग्निफिकेशन निकाले, चाहे वो लेंस हो चाहे वो दर्पण हो। उन सबों के विषय में विस्तृत जानकारी हम लेंगे। इसके अलावा आगे जब चलते हैं तो इसमें लास्ट मटेरियल जो है वो लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, इसके विषय में पढ़ेंगे। लेंस की क्षमता के विषय में, उससे रिलेटेड जितने भी मैथमेटिकल क्वेश्चन होंगे उन सारे मैथमेटिकल क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके डील करेंगे। उसके बाद एनसीईआरटी सॉल्यूशन पूरी तरह से बिल्कुल एकदम जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चंस पर, सिर्फ ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बोल दिए लिखवा दिए, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन लिखवाने के बाद आपको इस तरह से हम बताएंगे कि निश्चित आद होना ही है। तो ये रहा आपका प्रकाश चैप्टर, और इससे जो वेटेज होता है वो अच्छा होता है ना। बहुत अच्छा नंबर देने वाला चैप्टर है ये, और आगे भविष्य में भी इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो आप इसको जितना डिटेल से पढ़ेंगे उतना ही बेटर होगा, जितना मन से पढ़ेंगे उतना ही बेटर होगा। आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिलेंगे यूट्यूब में, लेकिन आप यहां छोड़ के कहीं नहीं जाए, क्योंकि यहां से अच्छा कहीं नहीं मिलेगा। आपको मैं वो सारी चीजें दूंगा जो आपके लिए बेस्ट हो। तो आप हमारे YouTube चैनल में बने रहेंगे। और अब ये रहा आपका पूरा प्रकाश चैप्टर, इतना में ही टोटल प्रकाश चैप्टर का दर्शन है। इसके पश्चात हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आगे क्या है, सेकंड चैप्टर, फिजिक्स का सेकंड चैप्टर। फिजिक्स का सेकंड चैप्टर हम आते हैं मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, है ना। इसमें भी दो पार्ट है। इसमें भी अगर आप देखें, सबसे पहले है मानव नेत्र। मानव नेत्र में क्या क्या है हम लोग पढ़ेंगे। मानव नेत्र के विभिन्न भाग, विभिन्न भाग में से क्या क्या पढ़ेंगे, ध्यान देने वाली बात है। हम लोग स्वच्छ मंडल के बारे में पढ़ेंगे, परितारिका, दृष्टिपटल,
दृक् तंत्रिका, पश्चिमाभिपेशियां, अंधबिंदु इत्यादि के विषय में हम लोग जानकारी लेंगे। इसके अलावा नेत्र किस प्रकार काम करता है, इसमें इसको पढ़ेंगे। इसके बाद इसका दूसरा जो मेन पॉइंट होता है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। इन सबों के बारे में एकदम निश्चित ही पढ़ना है। स्वच्छ मंडल, दृक् तंत्रिका, परितारिका, पश्चिमाभिपेशियां, दृष्टिपटल, अंधबिंदु। हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमारा आंख है वो किस प्रकार वर्क करता है। इसके अलावा जब हम आगे जाते हैं तो इसमें पढ़ेंगे मानव नेत्र में होने वाली विकृतियां, चोट लगने के कारण या उम्र बढ़ने के कारण किसी प्रकार की विकृतियां होती है, तो उन विकृतियों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से कुछ दृष्टि दोष को हम लोग पढ़ेंगे। कौन कौन सा दृष्टि दोष? दीर्घ दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, दूसरा निकट दृष्टि दोष, और तीसरा जरा दूरदर्शिता। इसके पहले थोड़ा सा एक पॉइंट छूटा है यहां पे। हम नेत्र की समंजन क्षमता, निकट बिंदु और दूर बिंदु के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके बाद यहाँ पे जरा दूरदर्शिता, इसके अलावा हम लोग अबिंदुकता और मोतिया बिंदु, ये सब बीमारी का कारण है ना, और उपाय, इसमें क्या हम उपाय करें ये हम लोग जानेंगे। ठीक है। इसके बाद हम लोग इसमें आगे जब चलेंगे, इसमें ये भी जानेंगे कि जब किसी भी प्रकार की आंख में हमारी विकृतियां हो जाती है तो किस प्रकार का चश्मा लगाना चाहिए, उसमें कौन सा लेंस का यूज होता है, इन सबों के विषय में पढ़ेंगे। इसके अलावा जब हम आगे जाएंगे तो आगे इसका दूसरा पार्ट, सेकेंड पार्ट जो होगा, फर्स्ट पार्ट में हमको ये पढ़ना है। सेकेंड पार्ट जो इसका बनेगा, उस सेकेंड पार्ट बनेगा वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, है ना, वायुमंडलीय अपवर्तन। इसमें प्रिज्म के बारे में जानेंगे, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, इसके विषय में जानेंगे। श्वेत प्रकाश के घटक, 7 वर्ण, बैजानी हपीनाला, इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। इसी में से आ जाएगा स्पेक्ट्रम, अर्थात इस टॉपिक को नाम हम देंगे वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण के बाद हम लोग आगे जाते हैं तो प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन में हम लोग तरंगदैर्घ्य के बारे में, विभिन्न प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो होता है उसके विषय में पूरा विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, है ना। इसके अलावा इसमें हम टिंडल प्रभाव के बारे में जानेंगे, टिंडल प्रभाव, है ना, इसके विषय में पढ़ेंगे। आगे जब हम चलते हैं
तो कुछ इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। क्या प्रश्न होता है? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ क्यों दिखाई देता है? क्यों दिखाई देता है? स्वच्छ आकाश का रंग, आकाश का रंग नीला क्यों होता है? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? क्यों टिमटिमाते हैं? अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों दिखाई देता है ना? खतरे का सिग्नल लाल क्यों होता है? इन सभी प्रश्नों का बारी बारी से हम लोग जवाब जानेंगे। और पढ़ने के दौरान ही जब आप अध्ययन कर रहे होंगे, उसी दौरान आपको सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। और मैं आपको इतना एबल बना दूंगा कि आपको कहीं से नोट्स लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कहीं से कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस बिल्कुल आपका ध्यान अगर होगा हमारे क्लास में, तो उस कंडीशन में आप किसी भी प्रश्न का उत्तर आसानी से लिख सकते हैं, है ना? किसी से मदद लेने की आवश्यकता नहीं होगी। 100% मार्क आपका उठ सकता है। आपको ध्यान देने की आवश्यकता है मेरी बातों पर। अब ये रहा आपका मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। अब इसके आगे चलते हैं। तीसरा नंबर जो फिजिक्स में हमारा चैप्टर है वो है विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। अब इसमें हम लोगों को कैसे कैसे तैयारी करना है, कैसे कैसे पढ़ना है, वो हम लोग जानेंगे। आप लोग यदि हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो अगर बेहतर रिजल्ट चाहते हैं, बेहतर भविष्य चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आगे जाके किसी भी प्रकार का आपको पढ़ाई में दिक्कत ना हो, तो आप हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे। आप वीडियो को शेयर भी करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग फ्री में, कहां मिलेगा, अभी कोचिंग एक व्यापार बन चुका है जो सिर्फ पैसा लेता है। बहुत सारे कोचिंग तो ऐसे हैं जो कि पैसा अनाप शनाप लेता है और बैठने के लिए एक बोरे तक का व्यवस्था नहीं करता है ना? तो आगे चलते हैं। विद्युत चैप्टर तीसरा नंबर है विद्युत, है ना? इलेक्ट्रिक, विद्युत धारा। अब इसमें हम टॉपिक एक एक करके स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आवेश के बारे में जानकारी लेंगे। इसके बारे में, आवेश के बारे में, आवेश परिभाषा, एसआई मात्रक और इसका वर्णन, ये हम लोग जानेंगे। दूसरा टॉपिक, इसमें आगे चलते हैं तो आवेश के बाद हम लोग जाते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा, इसका भी हम लोग परिभाषा, एसआई मात्रक और इसका वर्णन हम लोग जानेंगे, है ना? विद्युत धारा के पश्चात हम लोग चल जाते हैं विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। विद्युत विभव और विभवांतर, इसके विषय में जानकारी लेंगे। इसमें भी सेम परिभाषा, एसआई मात्रक और वर्णन, है ना? इसके आगे हम लोग जाते हैं
ओम का नियम। किसका नियम? ओम का नियम, है ना। उसके बाद इसमें हम लोग पढ़ते हैं प्रतिरोध और प्रतिरोधकता, रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता, इसमें भी सेम कंडीशन है। परिभाषा, एसआई मात्रक और वर्णन, डिटेल हम लोग जानेंगे। इसमें एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगभग टाइम पूछता ही है कि प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, किन कारकों पर निर्भर करता है, इसका डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। इसके आगे जब हम जाते हैं, प्रतिरोध के बाद जब हम जाते हैं, हाँ इसमें एक चीज और कॉमन कि हम यहां पे बारी बारी से जितने भी टॉपिक अभी तक हम बताए उन सभी टॉपिक का मैथमेटिकल एक्सरसाइज, मैथमेटिकल क्वेश्चन पूछता है। तो मैथमेटिकल क्वेश्चन हम लोग बनाते जाएंगे, है ना। इसको बनाना ही है, मैथमेटिकल क्वेश्चन करते जाएंगे। इसके आगे जब हम जाते हैं तो इसमें पढ़ेंगे विद्युत धारा का, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव। इसके आगे विद्युत शक्ति के विषय में जानकारी लेंगे और विद्युत शक्ति पढ़ने के बाद चैप्टर क्लोज हो जाता है। इसमें सबसे ज्यादा वेटेज अगर रहता है ना तो वो मैथमेटिकल क्वेश्चन का रहता है। तो प्रत्येक मैथमेटिकल क्वेश्चन आप चैप्टर पढ़ते पढ़ते सारे मैथमेटिकल क्वेश्चन को डील कर लेंगे, ये हमारी गारंटी है। हर एक क्वेश्चन को आप डील कर लेंगे खुद ब खुद, किसी से हेल्प लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब आगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो सबसे पहले परिभाषा, परिभाषा के बाद ये थोड़ा लंबा चैप्टर है, हम लोग इसमें ऑस्टेड के नियम को पढ़ेंगे। ऑस्टेड का नियम, है ना। फ्लेमिंग का वामहस्त नियम, मतलब जितने भी हस्त नियम है, जैसे फ्लेमिंग का वामहस्त, दक्षिण हस्त, मैक्सवेल का, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। इसके अलावा इसमें जब आगे जाएंगे तो दो टॉपिक इसमें हॉट टॉपिक है। एक विद्युत मोटर, विद्युत मोटर, और दूसरा विद्युत जनित्र, विद्युत जनित्र, इसके विषय में पढ़ेंगे। इससे इसका डिटेल पूरा जानेंगे, इसकी बनावट कैसे होती है, किस सिद्धांत पे कार्य करता है, किस प्रकार चलता है, उन सबों के बारे में हम लोग जानेंगे। इसके अलावा इस चैप्टर में हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबक, अस्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक। इसके अलावा जब इससे आगे जाते हैं हम विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र के बाद, तो दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा, एसी डीसी के बारे में हम लोग डिटेल विस्तृत वर्णन पढ़ेंगे। दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा पढ़ने के पश्चात हम लोग चले जाएंगे
लघु पथन, शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोडिंग, अति भारण, इसके विषय में पढ़ेंगे। लघु पथन और अति भारण के विषय में पढ़ेंगे। और तब घरेलू परिपथ, घरेलू परिपथ, इसकी जानकारी लेंगे। घरेलू परिपथ में अर्थिंग वगैरह जो होता है, भूसंपर्क तार वगैरह जो होता है, उसके विषय में जानकारी लेके इस चैप्टर को खत्म करेंगे। तो ये आपके सामने रहा क्लास 10 का फिजिक्स, चारों चैप्टर का डिटेल मैंने बताया। हम बहुत ही जल्द चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला चैप्टर प्रकाश होगा। आप अगर हमारे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारी सारी बनने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप आगे भी लोगों को फॉरवर्ड करें, ताकि इसका लाभ उन लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे की आवश्यकता नहीं है। हम लोग बीच बीच में वीडियो बना के छोड़ देते थे, है ना। अब देखते हैं कि जिसको अंगूठा पकड़ के हम सिखाए वो वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया, तो देखे थोड़ा हमको भी लगा कि हमें भी बनाना चाहिए। चलिए, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, ताकि वैसे बच्चे जो पैसे के अभाव में कोचिंग वगैरह नहीं कर पाते हैं, उन बच्चों तक भी सही जानकारी पहुंच जाए और वो भी शिक्षा से वंचित ना हो सके। धन्यवाद।